आज जो है हम लोग क्लास 10 का जो जीव विज्ञान है चैप्टर 10। चैप्टर का नाम क्या है? परिवहन। तो परिवहन में हम लोग देख लेते परिवहन क्या है। परिवहन के बाद देखे थे एक कोशिकीय पौधे में परिवहन, उसके बाद बहुकोशिकीय पौधे में परिवहन देखे थे। फिर जंतु में आए थे, जंतु में एक कोशिकीय पौधे एक कोशिकीय जंतु में देखे थे जो विसरण विधि से हो रहा था ना। उसके बाद हम लोग आए थे बहुकोशिकीय यानी जो उस श्रेणी के जंतु है उसमें परिवहन है। तो बताए थे परिवहन के लिए जो जंतुओं में परिवहन होता है, परिवहन के लिए क्या होगा, उसमें अंगों का समूह पाया जाता है जिसको हम लोग परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन तंत्र में बताए थे क्या होता है, रक्त पाया जाता है, उसके बाद हृदय पाया जाता है और क्या पाया जाता है, रक्त वाहिनियां। रक्त के बारे में हम लोग कंप्लीट संरचना पिछले वीडियो में हम लोग क्या करें पढ़ चुके हैं। जिन लोगों को अगर रक्त के बारे में दिक्कत होगा वो पिछले वीडियो से आप लोग क्या करेंगे देख लेंगे। आज जो हम दूसरा देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र में दूसरा जो चीज है, क्या चीज है, हृदय। यानी हृदय में देखेंगे ये मनुष्य का हृदय, खासकर किसका हृदय देखेंगे, मनुष्य का हृदय, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन सभी लोग ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद क्लास लेने के बाद जो हृदय से संबंधित जितना भी परेशानियां होगा, जितना भी समस्या होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, सभी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सभी को हम लोग एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। हृदय से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आए, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए और चाहे दीर्घोत्तरीय में, ये तो क्वेश्चन वैसे दीर्घोत्तरीय का है, दीर्घोत्तरीय में पूछा जाता है। इसको पढ़ने के बाद आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ज्यादा समय नहीं लेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हृदय है क्या। हृदय के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कहता है हृदय अवस्थित क्या होता है, मानव का जो हृदय होता है इसको हम लोग मुट्ठी में समेट लेते हैं ना। लगभग 200 से 350 ग्राम तो इसका क्या होता है, वजन होता है। 200 से 350 ग्राम इसको हम लोग मुट्ठी में समेट सकते हैं, मुट्ठी में आ सकता है, इतना इसका आकार छोटा होता है। अब इसका अवस्थिति क्या होता है, तो हमारा बक्ष गुहा है, हमारा क्या है, बक्ष गुहा है। बक्ष गुहा में दोनों फेफड़ा जो होता है, एक फेफड़ा बायां और एक दायां, तो दोनों फेफड़ों के बीच में क्या होता है, अवस्थित होता है। तो प्रश्न आप लोग से पूछ लेगा फेफड़ा कहाँ, सॉरी हृदय कहाँ अवस्थित होता है, तो मनुष्य के बक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में अवस्थित होता है। क्लियर। मनुष्य का जो हृदय होता है एक मांसल संरचना होता है। कैसा संरचना, मांस यानी मांसपेशी से बना होता है, सिर्फ और सिर्फ मांस होता है, इसमें हड्डी यानी अस्थि नहीं। क्लियर। तो मनुष्य का हृदय क्या है, तो मनुष्य का हृदय एक मांसल संरचना होता है जो मनुष्य के बक्ष गुहा में उसके दोनों फेफड़ों के बीच अवस्थित है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं हृदय की संरचना। हृदय की संरचना यानी हृदय का संरचना के साथ, तो मुख्य रूप से अब आप लोग फिगर पर फोकस कीजिएगा। अगर मुख्य रूप से हृदय की संरचना की बात करेंगे, इसका जो आकार है कैसा है, तिकोना है ना। देख रहे ऊपर का भाग चौड़ा है, पीछे का भाग सकरा हुआ है। तो मुख्य रूप से क्या कहेंगे, हृदय का जो आकार ये कैसा है, तिकोना है, जिसका अग्र भाग चौड़ा होता है। देख रहे आगे का भाग चौड़ा है और पीछे का भाग सकरा है। तो हृदय का आकार जो है तिकोना होता है, जिसका अग्र भाग चौड़ा और पीछे का भाग क्या होता है, सकरा होता है। क्लियर। अब जो मनुष्य का जो हृदय होता है या जो मेमेलिया वर्ग के जितना भी जंतु होता है, स्तनी वर्ग के जितना भी जंतु होता है, उसके हृदय में 4 कक्षा, 4 चैम्बर, 4 कमरा पाया जाता है। कितने, 4। प्रश्न याद रहेगा, मनुष्य के या स्तनधारी के जो हृदय होते हैं उसके कितने कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर को देखिए याद रखिएगा। 4 चैम्बर कौन, एक चैम्बर ये हो गया, एक चैम्बर ये हो गया, एक चैम्बर ये हो गया, एक यानी 2 चैम्बर ऊपर और 2 चैम्बर नीचे, तो 2 और 2 4। अब इस 4 चैम्बर को समझते, ये 4 चैम्बर को कहते हैं क्या, देखिए ये जो एक ऊपर और एक ऊपर, तो पहले ऊपर लेते हैं, एक बायां साइड और एक दायां साइड। देखिए हम लोग इधर बायां साइड और इधर वाले को बायां साइड, इधर वाले को। अब जो ये जो संरचना है, इस ऊपर वाले संरचना को जो थोड़ा सा बड़ा है, इसका कक्षा क्या है, कमरा का साइज जो है क्या बड़ा है, तो इस बड़े वाले ऊपर वाले संरचना को हम लोग कहते हैं आलिंद। पहले देखिए, पहले ऊपर इसको ऊपर वाले को कहते हैं आलिंद, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, आलिंद। तो आलिंद बायां तरफ रहेगा तो बायां आलिंद, दायां तरफ रहेगा तो। क्लियर। बायां आलिंद और दायां आलिंद क्या है, तो हृदय का जो ऊपर का चौड़ा भाग होता है 2 कक्षों में बटा होता है, जिससे बाएं वाले को बायां आलिंद, दाएं वाले को ये बायां आलिंद और ये
अब नीचे आइए, नीचे वाले भी देखते हैं, दो कक्षा है ना, तो नीचे वाले भी दो भाग बताओ, एक तरफ बायां और एक तरफ, नीचे वाले को नीला, नीचे वाले को तो बायां नीला। अब देखिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ, क्या आलिंद किसको कहते हैं, नीला किसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं नीले का नीला, नी और निचला भाग नीचे ना, तो नी से नीचे और नी से तो नीचे वाले में क्या कहते हैं, नीला। क्लियर? ठीक है, डर की तरह। तो क्या बोल रहे हैं, नीचे वाले को नीले, ऊपर वाले को नीले और वाले में नहीं फंसना है। अब देखिए एक चीज और बताइए कि ये बायां आलिंद हो गया और ये बायां आलिंद और दायां आलिंद के बीच में को भित्ति दिखाई दे रहा है, ये दीवार दिखाई दे रहा है। इस दीवार या सेप्टम को हम कहते हैं आलिंद का भित्ति है ना, इसमें अंतरा आलिंद, इंटर ऑरिकल सेप्टम, इंटर ऑरिकल सेप्टम। तो आलिंद को जो भित्ति होता है उसको बायां आलिंद और दायां आलिंद के जो अलग करने वाला संरचना होता है उसको अंतरा आलिंद भित्ति कहते हैं। उसी तरह से बायां नीला और दायां, बायां नीला और इसको भी अलग करने वाली संरचना होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतरा नीला भित्ति, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। नीला का मतलब होता है, नीला का अंग्रेजी होता है वेंट्रिकल, नीला का मतलब अंग्रेजी होता है वेंट्रिकल। तो क्या हो गया, आलिंद भित्ति समझ आ गया, नीला भित्ति समझ आ गया। प्रश्न पूछेगा बायां आलिंद दाएं आलिंद से अलग होता है किस संरचना के द्वारा, बायां नीला दाएं नीला से अलग होता है किस संरचना के द्वारा, अंतरा नीला। ये भी क्लियर आ गया। अब थोड़ा सा और ध्यान देना, एक चीज दिखाई दे रहा है क्या, कि देख रहे हैं आलिंद की भित्ति ना, ये आलिंद की भित्ति देखिए और ये नीला की भित्ति देखिए। आलिंद की भित्ति पतली है और नीला की भित्ति क्या है, आलिंद की भित्ति पतली होती है, नीला की भित्ति चौड़ी होती है। ठीक, क्लियर? अब एक चीज और बात करते हैं, एक चीज भूल रहे हैं हम लोग। देखिए हृदय जो होता है एक दोहरी परत से, दोहरी झिल्ली से बना हुआ, एक आंतरिक झिल्ली और एक, तो ये जो झिल्ली बना होता है, ये झिल्ली का नाम था पेरिटोनियम। झिल्ली का नाम क्या हुआ, तो पेरिटोनियम की एक झिल्ली से बंद होता है और इस बंद आवरण को हम लोग कहते हैं हृदय आवरण। हृदय आवरण, हृदय आवरण मतलब क्या, हृदय का ढक्कन, हृदय का खोल। तो हृदय पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली से बना होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हृदय आवरण। दोहरी झिल्ली बार बार कहते हैं ना, ये तो अपना लोग का झिल्ली है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हृदय आवरण। अंग्रेजी का है पेरिकार्डियम। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में यानी दोनों झिल्ली के बीच में जगह दिखाई दे रहा है, जगह, दोनों झिल्ली के बीच में जो जगह है, इस जगह को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल गुहा। जगह का मतलब गुफा, गुहा। तो दोनों हृदय आवरण के बीच में जो खाली जगह होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। और इसमें देख रहे हैं ये द्रव भरा हुआ है, पेरिकार्डियल के बीच जो गुहा के बीच जो द्रव भरा था, इस द्रव को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल। इतना भी क्लियर हो गया। अब इस द्रव का क्या काम होता है, देखिए हृदय क्या होता है, जब धड़कता है संकुचन होता है और शिथिलन होता है, संकुचन और शिथिलन। जब संकुचन और शिथिलन होगा उस समय क्या होगा, मान लीजिए कभी घर्षण हो जाएगा, घर्षण का मतलब आपस में टकरा जाएगा, उस कंडीशन में जो है घर्षण से बचाने का काम ये कौन करता है, पेरिकार्डियल। तो पेरिकार्डियल द्रव का भी मतलब समझ जाएगा इसका क्या काम होता है। तो हृदय जब संकुचन और शिथिलन यानी धड़कता है उस समय इसके बीच घर्षण ना हो, इस घर्षण को कम करने का काम कौन करता है, पेरिकार्डियल। ये भी क्लियर। अब देखिए आगे बात करते हैं, आलिंद की बात समझ गए, नीला की बात समझ गए, अंतरा आलिंद भित्ति समझ गए, नीला भित्ति समझ गए, क्लियर। अब आगे आते हैं थोड़ा सा और। अब क्या बोल रहे हैं, ये ऊपर नीचे वाला बात समझ आ गया। अब हम लोग बाएं से बाएं की बात करेंगे, दाएं से दाएं की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब ये आलिंद है ना, पहले इधर से शुरू करते हैं। ये आलिंद है, कौन आलिंद, दायां आलिंद, और ये दायां आलिंद। अब ब्लड जो है क्या बोलेगा, इधर से प्रवेश करेगा, नहीं इधर से क्या होगा, प्रवेश करेगा। अब प्रवेश करने के बाद जरूरी है ऊपर से घूर जाएगा। प्रवेश करने के बाद ये ब्लड जो है इधर से होते हुए, आलिंद से होते हुए यहाँ पर एक छिद्र रहता है जिसको आलिंद नीला छिद्र कहते हैं।
आलिंद कहेगा कि आलिंद यानी दाया आलिंद दाया नीला में एक छिद्र के द्वारा खुलता है, जिसे हम आलिंद नीला छिद्र आलिंद नीला छिद्र कहते हैं। और इस छिद्र के जगह पर एक बल्ब लगा होता है। क्या लगा होता है? एक बल्ब लगा रहता है। इस बल्ब को हम लोग कहते हैं द्विदलीय कपाट, सॉरी त्रिदलीय कपाट, नहीं लिखा हुआ था। इसको हम लोग कहते हैं त्रिदलीय कपाट। क्लियर? त्रिदलीय कपाट क्या होता है? तो अंतरा आलिंद नीला आलिंद नीला छिद्र के जगह पर एक इस तरह से बल्ब लगा रहता है। इस बल्ब को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिदलीय कपाट। अभी त्रिदलीय कपाट का क्या काम होता है देखिएगा। इधर से ब्लड आएगा, अब ब्लड माने तो ये क्या होता है? हल्का सा संरचना होता है, रबर के जैसा संरचना होता है। अब इधर से जब ब्लड इस पर प्रेशर डालेगा तो ये जो है ना बल्ब खुल जाएगा, और खुलने के बाद ब्लड सब कहाँ आ जाएगा? नीला। इस बल्ब का काम देखिए, आने देगा, और जब ये ब्लड इसमें आ जाएगा फिर इसको क्या करेगा? ढक। इसको क्या करेगा? ढक देगा। यानी ब्लड को आने देगा लेकिन जाने इतना समझ में आ गया? अब देखिए, अब ये ब्लड इसमें आएगा, ये ब्लड पूरा भरेगा, नीला भर जाएगा। तो नीला भरेगा तो ब्लड ऊपर नहीं जाएगा। अब यहाँ क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ये एरो दिखाई दे रहा है ना, ये एरो हो गया ब्लड का गमन के दिशा। यहाँ से ब्लड ये देख रहा है, एक बल्ब दिखाई दे रहा है, इस चाप को एक चाप है, चाहे यहाँ पर एक चाप है। ये जो चाप होता है, इस चाप को हम लोग कहते हैं फुफ्फुस चाप। देखो ये संरचना दिखाई दे रहा है, ये बना रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये संरचना, इस चाप को हम लोग कहते हैं, इस संरचना को हम लोग कहते हैं फुफ्फुस चाप। क्या कहते हैं? फुफ्फुस चाप, पल्मोनरी आर्क। पल्मोनरी आर्क, पल्मोनरी फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा, फुफ्फुस का मतलब जहाँ फुफ्फुस रहेगा समझ जाना है तो फेफड़ा में जाएगा। फुफ्फुस मतलब फेफड़ा में। अब ये ब्लड क्या करेगा? यहाँ से आएगा, यहाँ से जब ये क्या होगा? ये शिथिलन बनेगा तो शिथिलन होगा, दबाव डालेगा, तो दबाव डालने के बाद ये ब्लड जो है इस संरचना में प्रवेश करेगा, और इस संरचना के माध्यम से ये ब्लड देख रहे हैं, यहाँ से होते हुए ये क्या करेगा? इस बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब एक चीज बताइएगा, ये जो बाहर निकलेगा, ये आया था अग्र महाशिरा जो है ये शरीर से जुड़ा हुआ, दो रहेगा संरचना, एक और रहेगा ये ऊपरी और एक नीचे रहेगा, एक ऊपर से लगेगा और एक नीचे से लगेगा। तो ये शरीर से आ रहा है, तो शरीर से जो ब्लड आएगा ना घूम के, वो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होता है, जिसको हम लोग जो है ना अशुद्ध रक्त कहते हैं। कौन रक्त कहते हैं? अशुद्ध रक्त, बी ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं। जो शरीर से आएगा कैसा रक्त? बी ऑक्सीजन। तो क्या बोल रहे थे? यहाँ पर एक संरचना दिखाई दे रहा है ना, ये जो संरचना है, इस संरचना को हम लोग कहते हैं फुफ्फुस चाप। फुफ्फुस चाप, फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा, पल्मोनरी आर्क। इसमें ब्लड क्या करेगा? ये ब्लड जाके यहाँ प्रवेश करेगा, क्या करेगा? प्रवेश करेगा। और ब्लड जब प्रवेश कर देगा इस चाप में, इस चाप में प्रवेश करने के बाद देख रहे हैं ये यहाँ से होते हुए, इस संरचना से होते हुए, इस संरचना से होते हुए, अभी देखिए फुफ्फुस है, मतलब कहाँ जाएगा? फेफड़ा तक निकल के कहाँ तक जाएगा? तो ये हो गया फुफ्फुस चाप हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फुफ्फुस चाप। क्लियर? अब आगे हम लोग अब एक और संरचना दिखाई दे रहा है, ये संरचना दिखाई दे रहा है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस फिर बात कर रहे हैं, फुफ्फुस ना फेफड़ा से, और ये शिरा है और ये चाप था। अब ये क्या करेगा? फेफड़ा से ब्लड को लाएगा। देख रहे हैं अंदर की ओर एरो है, अंदर की ओर एरो है, मतलब ये फेफड़ा से ब्लड को क्या कर रहा है? ला रहा है। अब फेफड़ा से ब्लड लाएगा तो फेफड़ा के बारे में बताए थे, फेफड़ा वायु को शुद्ध करता है, ऑक्सीजन को मिला देगा। अब ऑक्सीजन को जब रक्त को मिला जाएगा जिसको कहेंगे ऑक्सीजनिक रक्त। ऑक्सीजनिक रक्त को हम लोग शुद्ध रक्त कहते हैं। जब रक्त में ऑक्सीजन मिला रहता है उसको क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त। ऑक्सीजनिक रक्त या शुद्ध रक्त, ये आएगा फेफड़ा से कैसा? शुद्ध रक्त आएगा। तब प्रश्न पूछ देगा कि फुफ्फुस शिरा में कैसा रक्त बढ़ता है? शुद्ध रक्त। फेफड़ा से रक्त को कौन लाता है? शुद्ध रक्त को फुफ्फुस शिरा लाता है। अब फेफड़ा में लेके कौन जाता है? ये देखिए फुफ्फुस तो है ना, फुफ्फुस चाप, या इसको यहाँ बन के बनाएगा फुफ्फुस धमनी बना, फुफ्फुस शिरा बना देगा। सॉरी फुफ्फुस शिरा नहीं, फुफ्फुस चाप, ठीक है, फुफ्फुस चाप लेके जाएगा। लेकिन फुफ्फुस शिरा उधर से क्या लाएगा? शुद्ध लाएगा। अब जब शुद्ध लाएगा तो देखिए ये शुद्ध आलिंद में आएगा। कौन आलिंद हो? माया की दाया? माया आलिंद। प्रश्न यो पूछेगा कि सबसे पहले जो होता है ना फेफड़ा से जो शुद्ध रक्त आता है वो कौन भाग में प्रवेश करता है?
बाया आलिंद में। और शरीर से जो अशुद्ध रक्त आता है कौन भाग में? वो याद रखना है, ठीक ना। तो ये बात बोलिए, ये आ गया बाया आलिंद। अब आगे हम लोग देखते हैं, जब बाया आलिंद में आएगा यहाँ पर ये यहाँ क्या करेगा, ये संतरा आलिंद के बाद किसमें आएगा? नीले में। तो नीले में आएगा तो ये अंतरा आलिंद नीले, आलिंद नीले। अरे बाया है ना, बाया आलिंद नीला छिद्र के द्वारा किसमें आ जाएगा? नीले में। बाया आलिंद नीला छिद्र के द्वारा किसमें आ जाएगा? नीले में आ जाएगा। और जब नीले में आएगा तो जब ये पूरा भाग भरेगा तो भरने के बाद यहाँ पर क्या है? एक द्विदली कपाट है। कौन कपाट है? द्विदली कपाट। ये द्विदली कपाट बलद को जाने के लिए नहीं देगा। बलद इस द्विदली कपाट बलद को ऊपर जाने के लिए नहीं देगा। अब क्या बोलते हैं? बलद ये प्रवेश करेगा यहाँ। ये जो चाप होता है, इस चाप को हम कहते हैं अर्धचंद्राकार बल्ब। यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस तरह से अर्धचंद्राकार, आधा चाल जाएगा। यहाँ पर अर्धचंद्राकार बल्ब होता है और इस अर्धचंद्राकार बल्ब के द्वारा क्या करेगा? इसमें प्रवेश करेगा। इस चाप में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। और प्रवेश करने के बाद देखिए ये अब हो गया, देखिए ये लाल वाला दिखाई दे रहा है, ये इस संरचना के माध्यम से होते हुए, इस नली के माध्यम से होते हुए देख रहे हैं ना, बाहर खुल गया। तो बाहर जब खुला तो ये खुल गया, क्या चीज बना दिया? धमनी बना दिया। क्या बना दिया? धमनी। अब बताइए धमनी में कैसा रक्त? शुद्ध रक्त। धमनी में कैसा रक्त? शुद्ध रक्त। क्योंकि देख रहे हैं फुफ्फुस सिरा लाया आलिंद में, आलिंद से खुला द्विदली कपाट के द्वारा नीले में, नीले जब भर गया तो इस अर्धचंद्राकार बल्ब के द्वारा किसने प्रवेश किया? इस आर्क में, यानी चाप में। और चाप जाके आगे किसको चौथी बना दिया? महाधमनी बना दिया। तो धमनी में कैसा रक्त? शुद्ध रक्त। और ये जो धमनी है अब शरीर के विभिन्न भागों में घूम जाएगा और अन्य धमनी का भी निर्माण करेगा। तो ये धमनी समझ आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं ना, ये तो एक चीज और भूल रहे, एक चीज और छूटे हुआ है कि ये तो फुफ्फुस चाप गया था, चाप दो संरचना बन गया था, एक बायां भाग और एक दायां भाग। एक बायां भाग देख रहे हैं, एक बायां भाग और एक दायां भाग। तो जो ये चाप दो भाग बटा था, इस चाप को हम लोग कहते थे फुफ्फुस धमनी। क्या बोले थे? फुफ्फुस धमनी। जो बायां भाग एक हो गया था और एक क्या हो गया था? दायां भाग। तो देखिए यहाँ तक क्लियर। एक बार फिर से समझ लेते हैं, एक मिनट में। मनुष्य का जो हृदय होता है मांसल संरचना होता है, जो वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच अवस्थित होता है। इसका आकार मुख्य रूप से तिकोना होता है ना? इसका आकार मुख्य रूप से क्या होता है? तिकोना होता है। जिसका अग्रभाग चौड़ा होता है और नीचे का भाग सकरा होता है। अग्रभाग ऊपर वाले भाग को आलिंद कहते हैं, नीचे वाले भाग को नीला कहते हैं। आलिंद बायां और दायां आलिंद में बटा होता है, जिसको अंतरा आलिंद भित्ति कहते हैं। नीला बायां और दायां भाग में एक संरचना के द्वारा बटा होता है, जिसको अंतरा नीला भित्ति कहते हैं। उसके बाद ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या बोल रहे हैं? बायां आलिंद बाएं नीला में एक संरचना के द्वारा खुलता है, जिसको क्या कहते हैं? द्विदली कपाट कहते हैं, जो ब्लड को आलिंद देता है लेकिन जाने के लिए नहीं देता। जब ब्लड नीले में आता था भरने के बाद इस फुफ्फुस चाप के द्वारा इस संरचना में प्रवेश करता है और बाहर निकलता है। फुफ्फुस चाप आगे चलकर दो भाग में बढ़ जाता है, एक हो जाता है फुफ्फुस धमनी और एक बायां फुफ्फुस धमनी और एक हो जाता है दायां फुफ्फुस धमनी। ये क्या लेके जाएगा? अशुद्ध रक्त को लेकर जाएगा फेफड़ा से ना, अशुद्ध रक्त को लेकर जाएगा फेफड़ा के पास। जब फेफड़ा के पास जाएगा तो फेफड़ा क्या करेगा? शुद्ध करेगा और शुद्ध करके किसको देगा? फुफ्फुस सिरा को। फुफ्फुस सिरा कैसा रक्त रहेगा? शुद्ध रक्त रहेगा। शुद्ध रक्त पर भाग प्रवेश करेगा? बायां आलिंद में प्रवेश करेगा। बायां आलिंद से बायां नीला में आएगा, एक द्विदली कपाट होता है। द्विदली कपाट ब्लड को आने के लिए देगा लेकिन जाने के लिए नहीं देगा। जब ये ब्लड भर जाएगा, एक यहाँ पर अर्धचंद्राकार बल्ब होता है, इस बल्ब के द्वारा इसमें क्या करेगा? प्रवेश करेगा। प्रवेश करने के बाद फिर यहाँ हृदय क्या होगा? शिथिलन होगा, यानी दबाव बनाएगा और दबाव बनाने के बाद ये ब्लड क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा और बाहर की संरचना के द्वारा, महाधमनी के द्वारा। और यही धमनी जो होता है पूरा शरीर में रक्त को, शुद्ध रक्त को ले जाने का, ये था हृदय का कंप्लीट संरचना। क्लियर? अब देखिए ये हृदय का संरचना था, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ हृदय के बारे में अभी और पढ़ना है, जिसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन हृदय का संरचना क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब आप लोग के मन में एक सवाल आता होगा ना, अभी तक हम हृदय की संरचना के बारे में पढ़ लिए थे। बहुत सारे लोग के मन में डाउट होता है कि क्या बोल रहे हैं, हृदय का तो कोई अदर काम नहीं है। हृदय का मुख्य रूप से क्या होता है? रक्त का परिवहन, यानी इसका काम होता है पूरे शरीर में रक्त को पंप करना, है ना? इसका कोई दूसरा काम नहीं होता। बहुत सारे आदमी को क्या होता है, मन में सवाल आता है क्या कि हृदय का प्यार मोहब्बत से या लव से कोई मैटर होता है? इसका कोई मैटर नहीं होता है।
हम लोग साइंस का स्टूडेंट है, जो लोग कहता है वो लोग फालतू को क्या करता है, हृदय का बदनाम करता है। अब कहता है मान लीजिए ये हृदय टूट गया, इसमें क्या हड्डी है टूटेगा? अब पूरा का पूरा क्या करें, हड्डी है ये नहीं। मान लीजिए किसी का हाथ जो है टूट गया, इस तरह से मान लेते हैं ये टूटा, ये हृदय किसी का मान लेते हैं टूट गया ना, हमारा नहीं किसी और का, इसको तोड़ दिया तो हृदय कब तक टूटे रहेगा, दिल कब तक टूटा रहेगा, तब तक कि कोई दूसरा न मिला। अब बाकी जब ये दूसरा कोई मिला हृदय फिर से क्या हो जाएगा, जोड़ जाएगा। इससे ज्यादा आप लोगों को फोकस नहीं करना, ये सब प्यार व्यार कुछ नहीं होता, हृदय का प्यार व्यार से कोई संबंध नहीं होता। हम लोग फालतू में इसको बदनाम करके रखे, तो हृदय का काम होता है धड़कना, इसका काम होता है रक्त का परिवहन। और नहीं जिसका हृदय टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा, तो उसको कहाँ ना रखेगा, डॉक्टर के पास पड़ेगा कि डॉक्टर साहब मेरा हृदय टूट गया, ऑपरेशन करके उसको क्या कर दीजिए। और नहीं तो क्या करना है, अपना लोग क्या करेंगे, हृदय के बगल से वो बाईपास लगा देंगे, इधर से क्या लगा देंगे, बाईपास, एगो बाहरी रास्ता समझते हैं ना, किसी को आना है अगर इधर भीड़ भाड़ है तो बगल से रास्ता लेके निकल जाता। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि अगर लग रहा है कि हमारे कोई हमरे मतलब क्या क्लच में आ रहा है, कोई हम लोग मतलब इम्प्रेस कर रहा है, तो कहेंगे बाहर से जो नीला रास्ता है इधर से निकल ना तुम्हारा एंट्री होगा ना हृदय मेरा। चलो ठीक है, तो हृदय संरचना के बारे में हम लोग समझ गए। अब अगला जो है इसका बात आता है, हम लोग बात करते हैं हृदय की क्रिया विधि, ठीक ना। हृदय की क्रिया विधि यानी ये हृदय काम कैसे करता है, ये हृदय काम कैसे करता है। आइए देखते हैं हृदय काम कैसे करता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं क्या होता है कि हृदय जो होता है एक मांसल संरचना, इसके बारे में पढ़ लिए। इसका जो अंग होता है देखिए, ये अग्र महाशिरा और ये पश्च महाशिरा, ये ऊपर की ओर खुलता है और ये नीचे की ओर। ये क्या करेगा, शरीर के निचला भाग से अशुद्ध ब्लड को लेके जाएगा ना, और ये जो है ऊपर का भाग से अशुद्ध ब्लड को लेके आएगा। अब अशुद्ध ब्लड को लेके आएगा, इसमें क्या होता है, हृदय काम कैसे करेगा, ये क्या होगा, एक बार जो है हृदय संकुचन होगा, संकुचन मतलब क्या, फैलेगा, और एक बार जो शिथिलन होगा, शिथिलन मतलब सिकुड़ेगा। अब एक ही बार में ऐसा नहीं होगा, एक ही बार फैलेगा और एक ही बार सिकुड़ेगा। मतलब क्या बोलेंगे, ऊपर का भाग अगर सिकुड़ता है तो निचल का भाग फैलेगा, और निचल का भाग सिकुड़ेगा तो ऊपर का भाग फैलेगा। तो एक बार शिथिलन होता है और एक बार संकुचन। जो हृदय का संकुचन होता है, संकुचन को हम लोग कहते हैं, हृदय का संकुचन हम लोग कहते हैं सिस्टोल। हृदय सब संकुचित होता है, संकुचित मतलब फैलना ना, संकुचन मतलब। तो जब हृदय संकुचन होगा, जब हृदय फैलेगा, उसको हम लोग कहते हैं संकुचन को कहते हैं सिस्टोल। संकुचन को क्या कहते हैं, सिस्टोल। एक बार हृदय सिकुड़ेगा ना, और सिकुड़न होगा तो उसको हम लोग कहेंगे शिथिलन। शिथिलन यानी डायस्टोल। शिथिलन को क्या कहेंगे, प्रश्न पूछेगा। जब हृदय संकुचित होता है, संकुचित होने को क्या कहते हैं, सिस्टोल। और जब हृदय शिथिल होगा यानी क्या होगा, सिकुड़ेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायस्टोल। और एक बार सिकुड़ेगा और एक बार फैलेगा, यानी एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिल जाएगा, तब उसको कहेंगे हृदय एक बार। समझना बात को, बात नहीं करना। जब हृदय एक बार संकुचित होगा और एक बार फैलेगा, यानी एक बार फैलेगा और एक बार सिकुड़ेगा, यानी एक सिस्टोल और एक डायस्टोल जब होगा तो दोनों मिला के क्या कहलाएगा, हृदय का एक धड़कन। हृदय का क्या कहलाएगा, एक धड़कन। हृदय का धड़कन याद रहेगा किसको कहते हैं, हृदय का एक बार संकुचन और एक बार शिथिलन, यानी डायस्टोल और सिस्टोल मिलाकर हृदय का क्या कहलाता है, एक धड़कन का निर्माण। ठीक है। अब बताए, जब आलिंग संकुचन होगा तो नीला शिथिलन होगा, और जब नीला शिथिलन होगा तब इसमें क्या होगा, संकुचन होगा। और इस प्रकार जो है क्या करेगा, जब शिथिलन होगा तो ये प्रेस करेगा, और प्रेस करने के बाद ये क्या करेगा, ब्लड पर धक्का देगा, दबाव बनाएगा, और इस जो हम लोग धमनी और सिरा पर इसके द्वारा ब्लड क्या निकल जाएगा, बाहर। इस तरह से हृदय क्या करता है, काम करता है। उसके बाद हम लोग एक चीज और देखते हैं कि हृदय में क्या होता है, थोड़ा सा विद्युत भी उत्पन्न होता है।
विद्युत समझते हैं? करंट, हमारे शरीर में करंट भी होता है, हृदय में करंट भी निकलता है। आखिर जो ये धड़कने का काम करता है, तो धड़कने का काम कौन करता है? यहाँ पर एक संरचना यानी एक जो है ना न्यूरॉन ऊतक लगा रहता है। यहाँ पर एक क्या लगा रहता है? न्यूरॉन ऊतक लगा रहता है। ये न्यूरॉन ऊतक में हल्का हल्का विद्युत धारा प्रवाहित होता है। हल्का हल्का क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और इसी विद्युत धारा के कारण होता है क्या होता है? हृदय धड़कने का काम यानी संकुचन और शिथिलन का काम। अब एक चीज और देखते हैं, कहता है ये जो न्यूरॉन होता है, क्या बोले हैं, इसके इस जगह पर एक न्यूरॉन लगा रहता है। इस न्यूरॉन को हम लोग कहते हैं SA नोड। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर जो एक न्यूरॉन लगा रहता है, इस न्यूरॉन को हम लोग क्या कहते हैं? SA नोड। प्रश्न याद रखिएगा SA नोड क्या होता है? तो आलिंग को संकुचन और शिथिलन प्रदान करने के लिए न्यूरॉन ऊतक लगा रहता है। इस न्यूरॉन ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं? SA नोड। इसको साइनी ऑरिकुलर नोड कहते हैं। साइनी ऑरिकुलर नोड कहते हैं। SA नोड क्या होता है? तो हृदय को संकुचन और शिथिलन प्रदान करने के लिए एक न्यूरॉन ऊतक लगा रहता है। इस ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं? SA नोड। समझ आ गया? इस SA नोड को हम लोग जो है ना पेस मेकर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? SA नोड को हम लोग क्या कहते हैं? पेस मेकर भी कहते हैं। अब एक चीज और बात करते हैं, कभी कभी देखते हैं कि डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप लगा के जांच करता है ना, हृदय की धड़कन सुनता है ना, तो हृदय की जो धड़कन सुनता है वो क्या, उसको एक चित्र के द्वारा यानी जो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो पेस मेकर है, इसमें जो करंट उत्पन्न होता है, इस करंट को जांचने के लिए एक मशीन होता है। और उस मशीन को हम लोग कहते हैं, आला नहीं कहेंगे, वो तो अपना लोग ठेठ भाषा में बोलते हैं, उसको अपना लोग कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो कहेगा हृदय की जो धड़कन होता है उसको हम लोग व्यक्त करते हैं किस चीज में? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की सहायता से। अब एक चीज और समझना है कि कभी कभी डॉक्टर जो है ना ECG जांच करवाता है ना, हम लोग जाते हैं कभी कभी, तो कहता है ECG की जांच कीजिए। ECG का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब आप लोग को यही याद रखना है कि कहेगा ECG का संबंध किससे होता है? हृदय से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किससे संबंधित? एगो होता EEG। EEG जो होता है ना, इसका संबंध मस्तिष्क से होता है। तो देखिए ECG जांच करवाएंगे किससे? हृदय से। और EEG जांच करवाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या बोल रहे हैं, हृदय का जो जितना भी फंक्शन था, कार्य था, जो संरचना था, हम जो देख लिए। अब जो है PDF की बात रही, पॉइंट्स की बात रही, तो हम लोग इसको लिखा देंगे। और बाकी अगर दिक्कत हो तो आप लोग एक बार वीडियो को फिर से क्या करना है देख लेना।